नमस्कार साथियों, सबुज टाइप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे। और कल एचपीएस मेंस हिंदी की परीक्षा थी, तो उस परीक्षा में भी आपने प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से लिखे होंगे, ये मेरी आशा है। और ईश्वर करे आप अपनी परीक्षा में सफल भी हो जाएं। तो साथियों, प्रश्नों के उत्तर देने के बाद जब भी कोई परीक्षा हो जाती है, उसके बाद हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो हमने प्रश्न किए हैं वो प्रश्न कितने सही हैं, किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए था। तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेके मैं आज की इस वीडियो में आ गया हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भी कल प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर क्या क्या होंगे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने अपनी परीक्षा में कितने उत्तर सही दिए, कितने अंक आपके आ सकते हैं। तो चलें वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको कल वाले प्रश्न की उत्तर पूजी अर्थात आंसर की देखनी है। तो चले करते हैं वीडियो को शुरू। तो साथियों, जैसे कि पहले आपसे निबंध पूछे गए थे, तो निबंध के विषय बहुत अच्छे थे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा एचपीएस मींस अतुल्य का बैच लिया था, तो उस अतुल्य में मैंने आपको एक निबंध करवाया था जो कि था हिमाचल और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं, है ना। वो निबंध करवाया था। तो मैंने ये भी बताया था कि ये निबंध आने के पूरे अनुमान है, परंतु हो सकता है कि ये निबंध शीर्षक बदल कर आए, और वही चीज हुई। यहां पर निबंध जो है शीर्षक बदल कर आपको देखने को मिला। निबंध आया था पर्यटन पर नियंत्रण की जरूरत और चुनौतियां, वही निबंध था। पर्यटन कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड में, हिमाचल में, और अधिक पर्यटन के कारण ही जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, ठीक है, वही सारे का सारा निबंध था, यहां पे हमने लिखना था। और आशा करता हूं जिन विद्यार्थियों ने ये बैच लिया था उनको ये देखते ही निबंध समझ में आ गया होगा कि कौन सा निबंध है, और उन्होंने अच्छे से वो निबंध किया होगा। बाकी निबंधों पर भी चर्चा करते हैं। बात स्टैंड अप कॉमेडी, कॉमेडी या विकृति बहुत ही एक अच्छा निबंध था, है ना। कॉमेडी, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज्यादा चल रही है। तो स्टैंड अप कॉमेडी किस प्रकार की है, स्टैंड अप कॉमेडी की आवश्यकताएं, स्टैंड अप कॉमेडी के हमने वही सकारात्मक पक्ष और फिर नकारात्मक पक्ष यहां पर बताने थे। ठीक है, उसके बाद आपने सुझाव स्टैंड अप कॉमेडी को और कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो हम अपने सुझाव के रूप में वहां पर हमें बताना था। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा गया था वैश्विक स्तर पर बढ़ता आर्थिक संघर्ष। साथियों, जब एचएस मींस अतुल्य का बैच चल रहा था, तो एक दो दिन पहले मैंने आपको एक निबंध करवाया था वैश्विक स्तर पर भारत का राजनीतिक योगदान, है ना, ये निबंध किया था। तो वैश्विक स्तर पर हमने भारत का राजनीतिक योगदान बताया था, या जो राजनीतिक संघर्ष में किस प्रकार से जो भारत की जिसको बोल सकते हैं भूमिका रही है, तो वही चीज थी। परंतु यहां पर आर्थिक पक्ष को ले लिया गया था, वहां पर राजनीतिक पक्ष था। अगर थोड़ा सा बुद्धि से काम लिया जाता तो उसी निबंध को हम लिख सकते थे, यहां पर थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन करके। ठीक है, परंतु अगर चलिए आप यहां पर नहीं पहुंचे, बाकी निबंध जो थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर्यटन वाला निबंध तो हमने किया ही था, वही का वही निबंध था। ठीक है, तो चलते हैं अगले विषय की ओर। आगे जो हमें पूछा गया था पद्यांश। ठीक है, जो हमें पद्यांश पूछा गया था, और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, ये पद्यांश जो था छठी कक्षा की हिंदी की पुस्तक में से पूछा गया था। ठीक है, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो छठी कक्षा में मैंने ये जो कविता पढ़ाई थी। ठीक है, तो इस कविता का नाम है बसंत आए बसंत, महंत बसंत। ठीक है, कविता का नाम है आए महंत बसंत, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता है। ठीक है, तो और इसीलिए आपको कविता देखकर भी थोड़ा सा अनुमान हो गया कि इसमें कोई भी कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी शब्दावली नहीं थी कि हमें इसको समझ में ना आए कि किस पर आधारित है। ठीक है, यहीं से पता चल रहा है कि आए महंत बसंत की बसंत के आने पर जो ऋतु में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को दिखाया गया है। प्रकृति में किस प्रकार उल्लास होता है, किस प्रकार हर्ष होता है, हर्ष और उल्लास को यहां पर दिखाया गया था। और आशा करता हूं कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। और
अलंकार की बात करें तो मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार यहां पर थे। कौन से? रूपक अलंकार यहां पर था और मानवीकरण अलंकार, ये दो अलंकार यहां पर थे। ठीक है, रूपक अलंकार तो अगर आपने पहचान लिया बहुत बढ़िया, नहीं तो मानवीकरण अलंकार तो यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, वो आपको समझ में आ गया होगा। वात्सल्य रस का यहां पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वात्सल्य रस पर आधारित ये कविता थी। और कविता की व्याख्या भी देखें कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मखमल से झूल पड़े मतलब जब बसंत आता है तो क्या होता है, मखमल का जो झूला होता है, मतलब मखमल झूल, झूल मतलब झूला। ठीक है, कि जो घास है वो मखमल की तरह झूल रही है, हवा से झूल रही है वो घास। ठीक है, और हाथी सा टीला, और जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं वो हाथी के समान प्रतीत हो रहे हैं। बैठे कीचुक छत्र लगा बांध पग पीला। ठीक है, और यहां पर बैठे कीचुक मतलब पलाश के फूलों को बोला जाता है, और छत्र लगा, छत्र जो राजा के ऊपर छत्र होता है ना, बड़ी सी छतरी, तो वो छत्र उसको बोला गया है। और लगा बांध पग पीला, कि जो जो पलाश के पीले फूल हैं वो इस प्रकार से मत बैठे हुए हैं जैसे कि पीला छत्र हो। ठीक है, पीला छत्र लगाकर और उन्होंने क्या किया हो, पाग पीला की पीली पगड़ी उन्होंने बांधी हो, मतलब कि जो घास है वो लहरा रही है। ठीक है, हवा से मखमली घास, और जो टीले हैं वो हाथी के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जो हमारे पास जो फूल हैं, पीले फूल हैं, वो किस प्रकार से, जैसे कि वो छत्र, पीला छत्र की तरह कार्य कर रहे हैं, पीली पगड़ी की तरह वह वहां पर प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, चवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, सरसों के खेतों में पीले फूल हवा में लहरा रहे हैं, जो पीले फूल हैं वो हवा में लहरा रहे हैं जैसे कि चंवर झूला रहा हो। चंवर मतलब कि वो आपने देखा होगा जो राजा महाराजा बैठते थे ना, तो जो साथ में जो उनके साइड में जो सेवक रहते थे, वो सेवक क्या करते, बड़े बड़ी वो पंखियां जिनको चंवर बोलते थे वो झुलाते रहते थे। तो वो जो चंवर, उस प्रकार से जो फूल हैं वो किस प्रकार से किस प्रकार से लहरा रहे हैं, जैसे कि चंवर झुला रहे हों। किसको? ये बसंत, जो महंत बसंत बोला गया है। ठीक है, महंत बसंत को वो चंवर झुला रहे हैं। ठीक है, और बसंत के आगमन पर ये सारी की सारी कार्य कर उनको महंत के प्रकार बताया गया है। महंत श्रेष्ठ पुरुष राजा, ठीक है, उनको महंत बोला गया है बसंत को। ठीक है, श्रद्धावान तरुओं की अंजलि में झरे पात, श्रद्धावान तरु तरु होते हैं पेड़, श्रद्धावान श्रद्धा से जो पेड़ हैं वो झुक गए हैं और अपने जो पत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, जमीन पर गिरा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, अपने पत्ते, जैसे राजा के रास्ते में मार्ग में क्या होते हैं, फूल गिरते हैं, उसी प्रकार से जो पत्ते हैं वहां पर गिर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहे हैं कोपल के मूंदे नयन थर थर पुलक गा। कोपल, कोपल होती हैं जो कलियां, अभी जो पत्ते, कोमल पत्ते, कोपल बोला जाता है कोमल पत्ते को, है ना। तो वो क्या है कि आंखें मूंद और थर थर कांप रहे हैं, थर थर उनको कांपते हुए दिखाया गया है। अंकुरित पत्ते, ठीक है, जो कि आनंद से कांप रहे हैं, मतलब जब व्यक्ति उत्साहित होता है ना तो बहुत कांपता है, डर से नहीं, एक कांपना होता उत्साह में, तो उस प्रकार से पूर्ण उत्साहित लग रहे हैं वो। ठीक है, और अगुर धूम लिए घूम रहे सुमन दिंग दिगंत, और फूलों की खुशबू जो है यहां पर अगरुधूम, अगरुधूम क्या होते हैं, फूल होते हैं अगरुधूम जिनकी बहुत ज्यादा खुशबू होती है, तो वो अगरुधूम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, घूम घूम के खुशबू जो है पूरे वातावरण में, पूरी प्राकृतिक वातावरण में खुशबू को फैला रहे हैं। खड़खड़ खड़ताल बजा नाच रही बेसुध हवा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो हवा जो है नृत्य कर रही है, जो हवा नृत्य कर रही है, तो उसके नृत्य से जो पत्ते हैं वो आपस में जब हवा चलती है तो पेड़ों से पत्तों की आवाज आती है ना, तो पत्तों की आवाज कैसे प्रतीत हो रही है, खड़खड़ खड़ताल, जैसे खड़ताल बजा रहे हैं, और हवा क्या कर रही है, वो नृत्य कर रही है। तो बहुत ही अच्छी कविता थी ये। ठीक है, डाल डाल अली पिक के गायन का बांध समा, पिक बोला जाता है कोयल को, है ना, पिक बोला जाता है कोयल को। पक्षियों का संगीत बसंत में, जो कोयल की कू कू है वो बसंत में, बसंत के इस प्राकृतिक सौंदर्य में और भी आनंद भर दे रही है। ठीक है, और तरु की ध्वजा उठी जय जय का है न अंत, हर पेड़ ने फूलों और पत्तियों के माध्यम से बसंत का जयकार लगा रहे हैं। जैसे मतलब देखो सीधी सी बात है, बसंत को महंत की तरह, राजा की तरह दिखाया गया है। ठीक है, और जो बसंत है उसको जो जो प्राकृतिक है वो उसको चंवर झुला रही है। ठीक है, और जो उसके
तरु हैं, पेड़ हैं, वो उसके मार्ग में जैसे फूल गिरते हैं वैसे पत्ते बिछा रही हैं, और हवा नृत्य कर रही है और पत्ते खड़ताल बजा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया गया था। ठीक है, काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो प्रकृति का जीवंत रूप, ठीक है, मानवीकरण किया गया था प्रकृति में मानवीकरण देखा गया था, मानवीकरण किया गया है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार का यहां पर प्रयोग देखने को हमें मिला है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कविता। और अगर इसका आप केंद्रीय भाव या सारांश लिखना चाहते तो इसमें हम लिख सकते थे कि सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना की ये, चलो ये नहीं पता था। ठीक है, तो बस ये जो कविता है बसंत ऋतु के आगमन और सजीव काव्यात्मक वर्णन किया गया है। प्रकृति में आए बदलावों से मनुष्य की तरह जो प्रकृति में बदलाव आया मनुष्य की भांति उनको दिखाया गया है। कविता में प्रकृति के दृश्य, वनस्पति, फूल, ऋतु के आगमन से जो उत्साह उत्पन्न हो रहा है उसको यहाँ पर कवि ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है, अपने भावों को व्यक्त किया है। तो ये थी हमारी कविता। और उसके बाद बात करते हैं जो हमारे पास गद्यांश पूछा गया था। तो गद्यांश जो था मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर आधारित गद्यांश था। उनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं की उपयोगिता, उनको सिर्फ बोला गया है कि उपन्यास ही नहीं है वो जो उपन्यास, ठीक है, कहा जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं उस मात्र रचनाएं नहीं हैं, वो जो है आज के युग, किसी भी युग के अनुकूल हैं वो बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज उनकी मतलब की रचनाओं की, जिसको बोलते हैं कि उनकी रचनाओं की उपयोगिता को दिखाया गया है। ठीक है, तो गद्यांश में क्या था, प्रेमचंद का साहित्य में सिर्फ कथा, कहानी, उपन्यास तक सीमित नहीं थे। उनकी जो रचनाएं हैं समय, समाज और पाठक की दृष्टि के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। मतलब जो व्यक्ति जिस भावना से उसको पढ़ता है तो उसको वैसा ही अर्थ ग्रहण कर लेती हैं वो। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की सोच के अनुसार वैसा ही अर्थ जो है वो रचनाएं देती हैं। आधुनिक अध्ययन, आलोचना और पाठक उनके साहित्य को विभिन्न कोणों से पढ़ सकते हैं। साहित्य, समाज, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि, किसी भी दृष्टि से उसको पढ़ा जा सकता है, प्रत्येक दृष्टि के अनुकूल वो लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गद्यांश, इसमें बहुयामी प्रकृति और सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक उपयोगिता को भी दिखाया गया है कि ये जो रचनाएं हैं समाज के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मतलब हर दशा में इसकी उपयोगिता को यहां पर दिखाया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास मुहावरे, लोकोक्तियां, बहुत ही आसान मुहावरे लोकोक्तियां यहां पर आए थे। ठीक है, और इनको देखकर तो आपको जरूर प्रसन्नता हुई होगी। तो यहां पर जो हमें पूछा गया था, हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना जब व्यक्ति बहुत प्रयास करता है ना, कहते हैं ना कि हाथ पैर मारने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी इस कार्य में मुझे सफलता नहीं मिली। तो हाथ पैर मारने का अर्थ होता है इत्याधिक प्रयास करना। जब हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो उसको कहा जाता है हाथ पैर मारना। उसके बाद हमारे पास था दिल भर आना। दिल भर आना कहते हैं ना कि जब इमोशनल हो जाता है, मेरा दिल भर आया, मन भर आया, है ना, मन भर आया, दिल भर आया, हम जो साधारण भाषा में कहते हैं। तो दिल भर आया को कहा जाता है जब व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है, इत्याधिक भावुक होना या मन भर जाना, है ना। दिल भर आया मतलब जब कोई व्यक्ति रोने लग जाता है, दिल भर गया, दुखी नहीं मतलब, है ना, किसी भी तरह से रोने लग जाता है तो उसको कहा जाता है दिल भर आया। ठीक है, तो वो उसके बाद मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, है ना। तो मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, तो साधारण सा वाक्य था, इसमें भी किसी प्रकार की कोई जो कठिनाई मुझे नहीं लगा थी। उसके बाद कदम उखड़ना, यहां पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता थी। कदम उखड़ना, ठीक है, कदम उखड़ना, इससे संबंधित एक मुहावरा मैंने भी करवाया था कि उसमें था कि पैर उखड़ना, कदम उखड़ना, पैर उखड़ना एक ही है। ठीक है, तो कदम उखड़ना क्या है, हार कर भाग जाना या पीछे हटना। कदम उखड़ जाना, हट जाना, ठीक है, भाग जाना या विस्थापित हो जाना उसको कहा जाता है। ठीक है, तो विचलित होना, भाग जाना, ये सारे के सारे कदम उखड़ना होते हैं। उसके बाद कान भरना, ये तो बहुत ही आसान था। कान भरना अर्थात बुराई करना, किसी की बुराई करना, तो कान भरना कहते हैं ना कि हमें किसी के कान नहीं भरने चाहिए। ठीक है, कान भरने वालों से सदा सतर्क रहें।
तो बस कान भरना मतलब बुराई करना। तो ये हमारे मुहावरे थे। उसके बाद जो आगे आपको प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त शब्द, ये भी बहुत ही अच्छे, बहुत आसान थे, इनमें से बहुत सारे तो हमने किए भी थे। ठीक है, जैसे कि आधिकारिक रूप से राज्य को मिलने वाला धन, उसको क्या कहा जाएगा? राजकोष। कोष मतलब खजाना है ना, और राजकोष कहा जाता है ना, राजकोष, तो वो राजकोष हो गया। उसके बाद किसी बात को जानने की इच्छा, बहुत बार ये करवाया है, ये जो मेरे YouTube सेशन चलते रहते हैं उसमें भी बहुत बार ये करवाया है। जिज्ञासा उसको कहा जाता है, किसी बात को जानने की इच्छा उसको कहा जाता है जिज्ञासा। किसी टूटी फूटी वस्तु या भवन को फिर से बनाना, तो ये क्या होता है? पुनः निर्माण करना। जब किसी घर को, किसी भवन को हम बनाते हैं आरंभ से, तो वो होता है निर्माण। ठीक है, परंतु जब किसी चीज को, किसी भवन को तोड़कर दोबारा बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है पुनः निर्माण करना, दोबारा से निर्माण किया जाता है। उसके बाद एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का दिया जाना, इसको कहा जाता है विनिमय। ठीक है, विनिमय, विनिमय कहा जाता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, लेन देन है ना, लेन देन, परंतु लेन देन जो होता है साधारण भाषा में हो जाता है, तो विनिमय उसको कहा जाता है। चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी, स्थायी रहे, चिरकाल तक चिरस्थायी। ठीक है, तो ये हमारे पास वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना था, जिसमें कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो थे, निरूपण बिल्कुल शुद्ध लिखा गया था, नि शब्द बिल्कुल सही था, स्तोत्र, निरसंग, आर्द, उसके बाद पृथक्करण, भीरु, महात्म्य, तद्रूप, विभुक्षित और समादृत, मूर्छित, ये जो थे बिल्कुल सही थे। ठीक है, ये वाले हमारे बिल्कुल सही थे। ये व्यक्तिक भी ठीक है, व्यक्तिक यहां पर देखने में कई विद्यार्थियों को गलत लग रहा होगा कि सही है, परंतु गलत है। देखो ये बाकी, ये जो मैंने इसको सही करके भी सारे के सारे शब्दावली इसको सही करके लिख दी थी। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो देख लें, सारे के सारे शब्दों को सही कर लिख दिया था। ठीक है, तो ये थे हमारे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। उसके बाद जो हमारे पास शब्द थे, जो हमारे पास वाक्य दिया गया था, उसको परिवर्तन करना था। पहला था सरल वाक्य में बदलें। पिताजी ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों गए थे, वहां क्यों गए थे। पिताजी ने मुझसे पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे, तो इसको क्या सरल वाक्य में बदलना था। तो पिताजी मुझसे मेरे वहां जाने का कारण पूछ रहे थे। सरल वाक्य जहां पर एक उद्देश्य, एक विधेय और एक समापिका होती है, तो उसको कहा जाता है सरल वाक्य। तो बस इसको साधारण वाक्य में बनाना था, पिताजी मुझसे मेरे वहां जाने का कारण पूछ रहे थे। ठीक है, अधिक बर्फबारी के कारण इस बार पर्यटक कम आए, तो इसको संयुक्त वाक्य में प्रयोग करना था। इस बार अधिक बर्फबारी हुई इसलिए पर्यटक कम आए। ठीक है, तो दो संयुक्त वाक्य जहां पर दो वाक्यों को एक योजक जोड़ता है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य। ऐसी फिल्म देखने में वक्त क्यों बर्बाद किया जाए, तो निश्चयवाचक वाक्य में बदलना था। ऐसी फिल्म देखने में वक्त बर्बाद होता है, तो निश्चित हो गया। ठीक है, तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है, तो इसको प्रश्नवाचक में बदलना था। ठीक है, क्या तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया। उसके बाद तुमने संगीत किससे सीखा था, इसको कर्मवाच्य। देखो वाच्य परिवर्तन, कर्मवाचक, कर्तरीवाचक और भाववाचक। कर्तरीवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक तीन प्रकार के वाच्य थे, बताया था आपको। ठीक है, तो कर्तरीवाच्य जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य जहां पर भाव की प्रधानता होती है। तो यहां पर हमें क्या पूछा गया था, कर्मवाच्य। तो कर्म इसमें क्या था, संगीत। ठीक है, तो संगीत को आगे लगा देना था। तुमने किससे सीखा, तुमने संगीत किससे सीखा था, तो संगीत तुमने संगीत तुम्हें किसने सिखाया था, यहां पर गलत, संगीत तुम्हें किसने सिखाया था। ठीक है, तो यहां पर यह बन जाता, ये बिल्कुल सही था। उसके बाद उपसर्ग का उपयोग करते हुए निम्न शब्दों में विशेषण को विशेषण शब्दों में परिवर्तन करना था। जो आपको यहां पर शब्द दिए गए थे उनमें उपसर्ग लगाकर, ठीक है, विशेषण में देखें कितना अच्छा प्रश्न था कि साथ में उपसर्ग भी पूछ लिए गए और उसके साथ ही विशेषण भी बना दिए गए। ठीक है, तो देखो विशेषण जो किसी गुण अवगुण है ना, जो गुण अवगुण दोनों बताता है वही विशेषण होता है। तो बस जैसे विकार, विकार को अविकार, तो अ इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, रोग, निरोग, नी क्या हो गया, देखो ये विशेषता भी होगी ना, विकार गुण अवगुण, तो अवगुण भी क्या हो गया,
तो ये विशेषता हो गई। रोग निरोग, निरोग क्या हो गया, विशेषता है, ठीक है, कि वह निरोग है तो निरोगता उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो नी इसमें उपसर्ग हो गया, ठीक है। तल, अतल, डोल, बेडोल, कूल, ठीक है, अकूल, अंत, अनंत, ठीक है, इसमें उपसर्ग भी लग गए हैं और विशेषण भी बन गया है। चूक, अचूक, मोल, अमोल, भावना, भावना, अभावनात्मक, और खुला का अखुला, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग लग गए हैं और साथ में विशेषण में भी परिवर्तन हो गए। उसके बाद जो हमारे पास आगे प्रश्न पूछा गया था, ऊपर दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्दों का चुनाव करके निम्नलिखित में से दो दो समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी अर्थात पर्यायवाची ढूंढने थे, ठीक है, बड़ा सरल कर दिया था। उन्होंने आपको विकल्प दिए थे, विकल्प में से ढूंढने थे, तो यहां पर मैंने विकल्प हटा दिए हैं, सीधा प्रश्न का उत्तर लेके आ गया हूं। डरपोक को कायर और बुजदिल, नष्ट का क्षति, ध्वस्त, झगड़ा, तकरार, ठीक है, और गदर या खटपट। आकुल उसका था उद्विग्न और बेकल, बेकल, ठीक है। और उसके बाद उदास, खिन्न और अवसन्न, ये जो था हमारे उपसर्ग थे। उपसर्ग प्रत्यय के बाद ये हमारे थे समानार्थी शब्द, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। जो आपने प्रश्न लिखे होंगे तो आप देख सकते हैं, यहां से जांच सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरे कितने अंक आएंगे, ठीक है। तो मेरी भी आशा है कि आपकी जो परीक्षा में आप सफल हो जाएं, ईश्वर आपको सफल करें। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा से इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, आपको रोज नई नई अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।